Hello students, so our chapter number 14 was going on. The name of the chapter is The Sun, Moon and Stars. We have completed these headings before. The sun, we have completed the sun's family, we have completed the stars. Now coming to the moon. So hello students, so today we are going to cover the topic the moon from the chapter number 14 द सन मून एंड स्टार्स. इस चैप्टर में से हमने द सन फैमिली, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन पहले ही कवर कर लिए हैं. ठीक, हमारी जो भी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने ये पोर्शन को कवर कर लिया था. अभी हम मून के बारे में पढ़ाई करते हैं. द मून इज़ अ बॉल ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून क्या है? मून एक चट्टान की बॉल है. ये किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, यानी कि किसके चारों तरफ घूमता है? तो ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है. इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. ये हमारा अंतरिक्ष में सबसे नज़दीकी पड़ोसी है. नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, स्पेस में हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट इज़ लिट अप बाय द लाइट फ्रॉम द सन. अच्छा, मून के पास उसकी खुद की कोई भी लाइट नहीं है, उसके अंदर खुद की कोई भी रोशनी नहीं है. वो जो प्रकाशित होता है, जो लिट अप होता है, वो सन की लाइट से प्रकाशित होता है, लिट अप होता है. When the moon goes around the earth, different parts of it are lit up by the sun on different days. When the moon goes around the earth, different parts of it are lit up by the sun on different days. जब मून अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स लिट अप होते हैं, यानी कि प्रकाशित होते हैं. चंद्रमा के अलग अलग पार्ट जब सन की उन पर रोशनी पड़ती है. वी कैन ओनली सी द पार्ट दैट इज़ लिट अप. हमको वही पोर्शन चंद्रमा का, मून का वही पोर्शन दिखाई पड़ता है जिस पोर्शन पर सनलाइट पड़ रही है. सो इट लुक्स एज इफ द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे. तो स्टूडेंट्स, आप लोग को भी ऐसा लगता होगा कि जैसे कि मून हर दिन अपने शेप को चेंज करता रहता है, लेकिन उसका एक्चुअल शेप नहीं चेंज होता. मून के जितने भी पोर्शन पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जितने भी पोर्शन पर रहेगी उतना ही पोर्शन हमें दिखाई पड़ेगा, और जो पोर्शन तक सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है वो पोर्शन लिट अप नहीं होगा. When the moon is between the sun and the earth, the side of the moon facing us does not get sunlight. जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है तो हमारे तरफ, हम पृथ्वीवासी यानी कि अर्थ पर रहने वाले लोगों की तरफ मून का जो फेस होता है, उस फेस पर सनलाइट ना पड़ने की वजह से मून हमें उस दिन दिखाई ही नहीं पड़ता. वी कैन नॉट सी द मून बिकॉज इट्स डार्क साइड फेसेस अस. अब जब मून के पोर्शन पर जो साइड हमारी तरफ है, अगर उस पर सनलाइट ही नहीं पड़ेगी तो वो पोर्शन हमें दिखाई ही नहीं देगा. अगर आपने जैसे पहले पढ़ा कि मून तभी लिट अप होता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है. मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सनलाइट से लिट अप होता है. अगर मून का पोर्शन जो हमारी तरफ है, हमारी अर्थ की तरफ है, हम लोग की तरफ है, अगर उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो लिट अप नहीं होगा, और जब वो लिट अप नहीं होगा तो वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा. उस फेज़, मून के उस फेज़, उस कला को हम न्यू मून कहते हैं. आफ्टर अ डे और टू वी सी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून. अच्छा, ये जो न्यू मून है यानी कि अमावस्या का चांद, जब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बिकॉज मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है. सन एंड अर्थ के बीच में आने की वजह से उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है. सूर्य की रोशनी ना पड़ने की वजह से उसकी हमारी तरफ वाली साइड लिट अप ही नहीं होती, प्रकाशित ही नहीं होती, हमें दिखाई ही नहीं पड़ती.
अगर आप अपनी बुक में देखेंगे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में भी आपको न्यू मून दिखाई पड़ेगा। इस पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, इस वजह से ये पूरी तरीके से डार्कनेस में है। इसकी पोर्शन सनलाइट ना पड़ने की वजह से ये पूरी तरीके से डार्क है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर अ डे और टू वी सी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून। ये जो न्यू मून है, न्यू मून यानी कि अमावस्या का चंद्रमा, ये वाला, इसके 1 या 2 दिन बाद हम एक मून का स्मॉल पोर्शन देख पाते हैं, ये वाला। इस न्यू मून के बाद जो मून का 2 या 3 दिन बाद जो फेज आता है, उसे हम क्रीसेंट मून के नाम से जानते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में भी आपको न्यू मून दिखाई पड़ेगा। इस पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, इस वजह से ये पूरी तरीके से डार्कनेस में है। इसकी पोर्शन सनलाइट ना पड़ने की वजह से ये पूरी तरीके से डार्क है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर अ डे और टू वी सी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून। ये जो न्यू मून के बाद, अमावस्या के चंद्रमा के बाद, जिसे हम इंग्लिश में न्यू मून और हिंदी में अमावस्या का चंद्रमा कहते हैं, इसके 2-3 दिन बाद जो हमें मून दिखाई पड़ता है, उसे हम क्रीसेंट मून के नाम से जानते हैं। क्रीसेंट मून क्या होता है? जब हमें मून का स्मॉल पोर्शन यानी कि छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो उस फेज को हम कहते हैं क्रीसेंट मून। अब इस फेज के 7 डेज बाद वी कैन सी हाफ द मून। क्रीसेंट मून के 7 दिन बाद हमें हाफ मून दिखाई पड़ता है। हाफ मून क्या होता है, ये आप पिक्चर में देखिए। हाफ मून यानी कि आधा चंद्रमा। 2 or 3 days later we can see more than half the moon। 2 और 3 दिन बाद हम हाफ मून से थोड़ा सा ज़्यादा मून को देख पाते हैं। ये वाला आप मून देखिए, गिब्बस मून। इसे क्या कहा जा रहा है आपकी बुक में? गिब्बस मून कहा जा रहा है। ये हाफ मून के 2 या 3 दिन बाद इस पोजीशन में आता है, क्योंकि मून के जितने जितने पार्ट्स पर सनलाइट पड़ती है, उतना उतना ही पार्ट हमको दिखाई पड़ता है। 2 weeks आफ्टर द न्यू मून, द मून इज ऑन द अपोजिट साइड। अच्छा, न्यू मून के 2 हफ्तों बाद जो मून है वो अपनी अपोजिट साइड पर होता है। द साइड फेसिंग अस गेट सनलाइट। तो वो जो साइड हम लोग की तरफ है, उसे पूरी भरपूर सनलाइट मिलती है। इस वजह से हमें फुल मून दिखाई पड़ता है, यानी कि पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। हियर इज द फुल मून। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। धरती पर से मून की अलग अलग शेप्स दिखाई जो पड़ते हैं, उन्हें हम फेजेस ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। इट टेक्स द मून नियरली 28 days टू गो अराउंड द अर्थ। चंद्रमा को अर्थ के चारों तरफ एक बार घूमने में 28 दिन लगते हैं। सो द नंबर ऑफ डेज बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट इज 28। तो एक अमावस्या से लेके नेक्स्ट अमावस्या तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज का होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डज द मून हैव इट्स ओन लाइट? क्या चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट होती है? सो द आंसर इज नो, नहीं होती है। चंद्रमा किसकी रोशनी से प्रकाशित होता है? लिट अप किसकी रोशनी से होता है? चंद्रमा सन की रोशनी से लिट अप होता है। यू कैन सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून ऑन डिफरेंट डेज। व्हाई इज दिस सो? ये इस पे आप लोग को सोचना है, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक डिफाइन किया है। इस वाले क्वेश्चन पे आप ओके, द सन इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। अब हम आ जाते हैं नाउ यू नो पे, कि अब आप ये सारी चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारे पॉइंट्स जान गए होंगे, लेकिन हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। सन क्या है? स्टार है, जो हमारे धरती के सबसे नियरेस्ट है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। सन और उसके 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। An imaginary shape or pattern in the sky formed by a group of stars is known as constellation। हमने क्लास में भी पढ़ा था, क्लास में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि
स्काई में जब स्टार्स का ग्रुप एक पैटर्न बनाता है, इमेजिनरी शेप बनाता है, तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में नक्षत्र कहा जाता है। आपकी बुक में भी आपको कॉन्स्टिलेशंस बताए गए हैं। ये देखिए, ग्रेट बियर, ओरायन, हरक्यूलिस। ओके, द मून इज अ बॉल ऑफ रॉक्स। मून क्या है? चट्टानों की बॉल है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। द मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा की अपनी खुद की कोई भी रोशनी होती है। इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। वो कब चमकता है? वो तब चमकता है जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, गिरती है। वी कैन ओनली सी द पोर्शन ऑफ द मून दैट रिसीव सनलाइट। हमें मून का वही पोर्शन दिखाई पड़ता है जिस पर सनलाइट पड़ती है। दिस इज वाई द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। इसी वजह से हमारा जो मून है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी शेप चेंज कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी एक्चुअल शेप कभी भी नहीं चेंज करता है। उसका उतना ही पोर्शन आपको दिखता है जितने पोर्शन पर सनलाइट पड़ती है। ठीक, ये एक्सरसाइज जो भी है इसका मैं आपको PDF भेजूंगी। पूरा PDF मैं आपको अपडेट करूंगी, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड आपका आज का होमवर्क है, मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है पूरे तरीके से। हमने ये पार्ट क्लास में पढ़े थे, ये हम ऑनलाइन वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है। एंड आज मैं आपको होमवर्क दूंगी। आपको मैंने तो समझा दिया है, लेकिन फिर भी ये आपको और अच्छे से रीड करना है। एक बार आप ये पूरा चैप्टर अपने आप प्रॉपरली रीड करिए, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आए, या कोई ऐसे टर्म है जिनमें आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो वह आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे ये नहीं समझा, क्रीसेंट मून क्या होता है, हाफ मून क्या होता है, गिब्बस मून क्या होता है, ठीक, या कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।